अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। माह रमज़ान की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो बदल जाते हैं। कहाँ हम दिन में 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं, बार बार पानी पी रहे होते हैं, मौसम की सख्ती का गिला भी कर रहे होते हैं, शिकवा भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान आता है तमाम शिकवे शिकायत अपनी जगह पे ख़त्म हो जाते हैं। सब्र का जो दामन है वो थाम लिया जाता है और वो तमाम लोग भी जो कि दिन चढ़े जागते हैं वो भी सुबह फजर की अज़ान से पहले उठते हैं, सहरी खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं और एक तमाम लोगों की जो रूटीन है वो बदल जाती है। तो जब हम सहरी की बात करते हैं तो सहरी एक नया शुगल लग जाता है, एक नया काम सामने आ जाता है कि आखिर सहरी में क्या बनाया जाए। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आज क्या पकाऊं। तो यही मसला सहरी के अंदर भी दरपेश आता है उनको, और ख़ास तौर पर उन तमाम तर सूरत हाल के सामने रखते हुए कि अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई मरीज़ है, अगर किसी शख्स को स्टमक का कोई इशू है तो उसने रोज़े रखने हैं, तो उसके लिए सहरी में ऐसी कौन सी चीज़ें बनाई जाए जो उसको सारा दिन परेशान ना करे। बहुत से लोग हमें ये शिकवा शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि सहरी खाई थी, सहरी के बाद आराम किया, आराम करने के बाद सारा दिन सीने में ऐंठन सी, एक जलन सी महसूस होती रह गई। बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे भी जहन में थी, क्योंकि हम भी बहैसियत इंसान इन सब से गुज़रते हैं। तो इन सब से गुज़रते हुए हमने फ़ैसला किया कि आखिर हम एक्सपर्ट से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सहरी भी अच्छे से खा सकें और हमें किसी किस्म के मसाइल का भी सामना ना करना पड़े। प्रोफेशनल कुक हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थोड़ा सा दूसरा ये बताइएगा कि सहरी कैसी होनी चाहिए हमारी, उसके अंदर क्या क्या लवाजमात होने चाहिए जो हमें सारा दिन भूख और प्यास के एहसास से बेफिक्र रखें। सहरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हम लोगों का अमूमन एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखने हैं, तो सारा सुबह सहरी में हम लोग इतना खा लें कि हमें सारा दिन भूख ना लगे। तो अक्सर लोगों को जो स्टमक इश्यूज़ रहते हैं या एसिडिटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो हमारा कैलोरी काउंट है, अगर हम उसके मुताबिक चलें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, तो हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। दूसरी बात, वॉक बहुत ज़रूरी है। आप सहरी करके, हमारी नॉर्मल रूटीन होती है, अक्सर लोग नमाज़ भी नहीं पढ़ते। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद 5-10 मिनट की आप लोग वॉक लाजमी करें, उसके बाद आप लोग आराम करें। वॉक इसलिए नहीं करते कि नहीं हमें रोज़ाना लग जाए, सारी हमारी कैलोरीज यहीं बर्न हो जानी, जो खाया पिया था यही ना निकलना शुरू हो जाए। तो वो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि नहीं, गर्मी के रोज़े हैं, थोड़ा सा ज़रा एहतियात करना चाहिए। आप वॉक का मशवरा दे रही हैं। सुबह का ये होता है कि 10 मिनट की वॉक से मेरे नहीं ख्याल में, वो तो अगर आप लोग टेबल सेट करें, टेबल उठाने में ख़वातीन की, तो 10 मिनट की वॉक वहीं हो जाती है किचन से टेबल तक। बाकी मर्द हज़रात कोशिश करें मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। तो मेरे ख्याल में ये 10 मिनट कहने को लगता है वॉक है, लेकिन अगर आप इसको वॉक ना समझें ना, कोई काम करके गुजार लें, मस्जिद तक चले जाएँ, पैदल चले जाएँ, घर के करीब मस्जिद होती हैं, बहुत जगहों पे मोस्क हैं, आप वहाँ पर चले जाएं, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ें, फिर मेरे ख्याल में इस तरह का कोई इशू नहीं होगा कि हम जी वॉक कर रहे हैं या हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं। सहरी खाते ही ना सोया जाए, बल्कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए, थोड़ी सी ज़रा नमाज़ पढ़ ली जाए, हल्की सी एक्सरसाइज भी हो जाती है ये वाली, उसके बाद सोया जाए, तो ये जो सारा दिन मसाइल का सामना करना पड़ता है ये नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से। और दूसरी बात ये कि जो हम लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं रमज़ान में, उससे कोशिश करें अवॉइड करें। नाश्ते में जैसे हम लोग सुबह पराठे मस्ट हैं या नान खाने, इस तरह की हैवी चीज़ें या जो हैवी कैलोरीज़ हैं, आप फ़ौरन, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं होती, सुबह को 4 बजे नाश्ता करने वाली 3 बजे, वो हमारी पूरे दिन की रूटीन चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पहले आपकी रूटीन बनी हुई है कि आपने 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे नाश्ता करना है, तो उसके बाद जब आप 4 बजे दोगे, एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, हम लोग भी हैं, हमें रूटीन है अगर हमारी एक सोने की, अगर हम उससे हट जाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, और जो हमारा एक टाइम फिक्स था हमें उसी पे नींद आएगी। तो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम भी इसी तरह का डिज़ाइन किया हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से। वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, आपको उस पर आते हुए रूटीन पे आपको टाइम लगता है। तो कोशिश करें उतना करें कि जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। कितनी कैलोरीज़ जो हैं एक इंसान को सहरी में खाने चाहिए, और हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ हैं या ये चीज़ हमारे लिए कितनी मुफीद है? तो हमें इन तमाम चीज़ों के हवाले से कैसे पता चलेगा? कैलोरी काउंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये तो अब हर किसी को पता है, अब तो मैट्रिक लेवल पे सिखा दिया जाता है कि एक इंसान जो सारा दिन काम कर रहा है उसको कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए। अगर आप डाइट पे हैं, आपको कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए, और गूगल इज़ द बेस्ट आंसर। उससे आपको पता चल सकता है, कोई भी चीज़ है आप फ़ौरन उसे गूगल करें, आपको 2 मिनट में उसका पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। तो आप उनकी कैलोरी इंटेक के हिसाब से, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लें।
दही लाजमी खाएं, पराठे, ऑयली चीज़ें, नान, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। दूसरा, एक और जो चीज़ मैंने भी खुद नोट की है कि गंदम के आटे के अंदर अगर आप लोग जौ का आटा मिलाकर इक्वल क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो उससे आप खुद महसूस करेंगे, आपको मतलब आपका स्टमक भी फिल हो जाएगा, लेकिन आपको ये एसिडिटी और इस तरह की चीज़ों का सामना भी नहीं होता। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ आएँ। सालन कौन सा होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा कौरमा टाइप होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, ज़रा शोरबा टाइप होना चाहिए, कुछ लोग थोड़ा सा भुनवा हुआ पसंद करते हैं। तो सहरी के अंदर हमें कौन सी चीज़ को प्रेफर करना चाहिए? क्या चावल भी खाए जा सकते हैं? चावल खाने का मैं मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो थोड़ा सा ज़रा हैवी हो जाता है और उसके बाद प्याज भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी बात भी मैं आपसे बाद में करूंगी, लेकिन पहली जो आपने कहा है कि क्या खाना चाहिए, भुना हुआ या शोरबा, ग्रेवी किस तरह का, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को एसिडिटी या स्टमक का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो स्टमक है वो यूज़ टू नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का यूज़ टू भी हो जाए और वो जो है डाइजेस्ट भी कर ले उसको। लेकिन जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो बेशक भुना हुआ लें, बेशक ड्राई सालन, जिस तरह का मर्जी वो खा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। चावलों का मैं ज़रूर बताऊंगी एक और बात, जो हम लोग यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को भी मैं कहती हूँ, अगर प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, उसका एक ये होता है, आप पुलाव बना रहे हैं, नमकीन जो कोई भी चावल हैं, पुलाव है, बिरयानी है या फ्राइड राइस है, एनीथिंग, उसके लिए आप उसके अंदर सिरका और सोया सॉस का इस्तेमाल करें। सिरका और सोया सॉस का लाजम, इसकी आखिर क्या वजह है? सिरका वाई? सिरका इस्तेमाल करने की वजह से चावल बहुत हल्का हो जाता है, उसको खाने से फिर आपको प्यास भी नहीं लगती और आप जितना मर्जी उस खा लेना, मतलब कितना खा लेंगे, एक प्लेट फुल हैवी वो खा लेंगे ना, तो वो आपको लगता नहीं है, आपको इतनी प्यास भी नहीं लगेगी उससे। ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। बूढ़ी माएँ हमारी वो कहती हैं कि सोया सॉस वगैरह तो ये तो बीमारी का जड़ है, ये नहीं होना चाहिए। जो रवायती मिर्च मसाला है हमारा, उनसे बनाएं, वो एक असल टेस्ट उससे आता है। घी का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑयल जो है वो स्मेल करता है। तो ये समान चीज़ें जो हैं वो वैलिड हैं, ये बस जस्ट मिथ हैं और कुछ भी नहीं है? नहीं, ये मेरे ख्याल में, ये जहाँ तक वो लोग बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले के जो ज़माने गुजारे हैं वहाँ पे बड़ा ऑर्गेनिक सा फूड मिलता था, देसी खुराकें थी सारी, तो हर चीज़ अवेलेबल थी और उनको उस वक्त में ये चीज़ें भी नहीं थी। अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है और हर बंदा वो ऑर्गेनिक वाली साइड से हटता जा रहा है, तो लेकिन अब फिर दोबारा से वही ट्रेंड आ रहा है कि देसी मुर्गियाँ, अंडे और वो उस तरह की चीज़ें, देसी घी, वो साइड वो चीज़ें बिल्कुल वो अपनी जगह पे ठीक हैं, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, अब बहुत ट्रेंड है, वहाँ पे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। वहाँ पे तो एसेंस डाल के और इस तरह की चीज़ें डाल के उनका एक एरोमा बना दिया जाता है, ओरिजिनल वो कुछ भी नहीं होता है। और ये सिरका, सोया सॉस, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नेचुरल ही हैं, इनको बस प्रोसेस किया हुआ होता है, प्रोसेस से गुजरी भी होती हैं और वो बनी भी होती हैं। जैसे अब अजीनोमोटो का एक कॉन्सेप्ट है कि अजीनोमोटो जो है जी ये नुकसानदेह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो खुशबुएँ हैं कुछ खानों की, जिनको सुखा कर ड्राई फॉर्म में ले लिया जाता है और वो खानों के अंदर डाला जाता है। मीन्स के सहरी को सर पे सवार नहीं करना चाहिए, हाँ जी। एक बैलेंस तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से। जी, तमाम तर चीज़ें हमने आज सीख ली हैं और काफ़ी हमने चीज़ें, आज नया नॉलेज भी हमें मिला है फूड के हवाले से, सहरी के हवाले से। आखिर न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, पुराने मिथ्स क्या हैं, दोनों को मिला के एक अच्छा फूड कैसे बनता है, एक अच्छी सहरी कैसे बनती है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बताएंगे आपको एक हल्की फुल्की अफ्तारी कैसे बनती है और उस अफ्तारी में क्या कुछ होना चाहिए। नाज़रीन, सहरी के हवाले से हमने सिरासल गुफ्तगू की है, अब बात आ गई है अफ्तारी की। सारा दिन का रोज़ा रखा होता है और शाम को इंतज़ार हो रहा होता है कि आखिर कब अज़ान होगी और फटाफट खजूर उठा के मुंह में डालेंगे और साथ ही पानी का गिलास गटागट चढ़ा जाएंगे। तो ख़वातीन के लिए तो शायद अफ्तारी का जो काम है वो अफ्तारी से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है। मर्दों का शायद थोड़ा सा बाद में शुरू होता होगा, कुछ मर्दों का भी पहले शुरू हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है। लेकिन अमूमन ये ख़वातीन की तरफ ही देखा जाता है, ये प्रैक्टिस देखी जाती है कि वो काफ़ी देर पहले उठ के अपना काम वगैरह शुरू कर देती हैं और असर की नमाज़ के बाद घर में एक अफ्तारी का जो माहौल है वो नज़र आना शुरू हो जाता है हमें। तो जब हम अफ्तारी की बात करती हैं तो हम ख़वातीन से उनकी राय ना पूछें, ये हो नहीं सकता। तो हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको अगर मौका मिले पहली अफ्तारी बनाने का तो अफ्तारी में क्या बनाएंगी। तो जी, सबसे पहले आप बताइएगा, आप अफ्तारी में क्या बनाना पसंद करती हैं? सबसे ख़ास फेवरेट चीज़ आपकी कौन सी है? अफ्तारी में पकोड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आखिर क्या वजह है, पकोड़े ही क्यों? पकोड़े तकरीबन लोगों को मतलब पसंद होते हैं, इसके अलावा अगर वो ना बनाए जाएँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी अजीब सा लगता है। दस्तरखान अधूरा पकोड़ों के जी हाँ जी, मतलब एक शान ही समझ लें आप।
रमज़ान में अफ्तार की। रमज़ान की शान पकोड़े हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, एक और ख़ातून मौजूद हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा जी, आपके घर में या आपके दस्तरखान में अफ्तार की शान क्या है? हमारे दही बड़े सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है खाना। एनर्जी कैसे? वो कुछ लोग कहते हैं कि ये एसिडिटी नहीं करते इसलिए हम ये ज़्यादा खाते हैं। दही से क्योंकि कूलिंग इफेक्ट आता है, मैदे में सुकून मिलता है खाने से, रमज़ान से सारा दिन रोज़े से कुछ लोग खाना नहीं खाते तो दही बड़े ज़्यादा खा लेते हाँ हैं। जी। बड़े जी टेक्निकल पॉइंट है सामने आए हैं हमारे साथ। एक और खातून खाना हमारे साथ मौजूद है। तो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा जी कि आपको क्या अच्छा लगता है अफ्तार में सबसे ज़्यादा बनाना? चावल, राइस बनाना, बिरयानी, यानी कि बच्चे भी और सारे वही पसंद करते हैं ज़्यादातर। हालांकि वो उस टाइम तो क्रंची क्रंची चीज़ें अच्छी लगती हैं, पकोड़े समोसे की तरफ आवाम जाती है, तो आप चावल क्यों बनाती हैं? क्योंकि इस वजह से रोटी ज़्यादा खाई नहीं जाती और उससे थोड़ी भूख भी बेहतर हो जाती है और सही तरीके से खाया भी जाता है। बच्चे भी पसंद करते हैं, जिस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। इस चीज़ बच्चों की जो ख्वाहिश है उसको मद्देनज़र रखती हैं माएँ। ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट बताया है। माँ अपना आप जो है वो साइड पे कर लेती है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी होती है। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करें। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बच्चों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखती हैं, हस्बैंड की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखती हैं, अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखती हैं, किसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रख के आप अफ्तार की चीज़ें बनाती हैं? मुझे तो इनके मतलब बच्चों के बाबा के और बच्चों की तम सबकी इज्जत का ख्याल रखना होता है। इससे मेरी कोशिश ये होती है कि अफ्तारी करते ही बच्चे फ़ौरी तौर पे ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि ठंडा पानी फ़ौरी तौर पे जब खाली स्टमक में जाता है तो वो स्टमक को बिल्कुल बिगाड़ देता है और हमारी हालत ऐसी हो जाती है। रोकती कैसे हैं बच्चों को ठंडा पानी पीने से? हालांकि बच्चे रुकते नहीं हैं। उस सबसे पहले खजूर के साथ, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए तो बच्चे इसको पसंद करते हैं खजूर को। उसके बाद फिर सादा पानी जो नॉर्मल होता है, बिल्कुल गर्म भी नहीं, ताकि वो पी लें हैप्पीली, और लाइट सा जामे शीरी टच दे देते हैं जिसके साथ वो शौक से पी लेते हैं। रशियन सैलड टाइप समथिंग? नहीं, सैलड नहीं मैं बनाती, क्योंकि बच्चे इतने शौक से सैलड नहीं पसंद करते। बच्चे पसंद करते हैं खारी चीज़ें या नमकीन हो, तो उसके लिए मैं पोटैटो रोल बनाती हूँ। पोटैटो रोल सबसे बेस्ट चीज़ है जी। एक नई डिश का इजाफा हो चुका है जी। आप बताइएगा, पोटैटो रोल, पकोड़े, समोसे, क्या क्या चीज़ें हैं आप जो बनाना पसंद करती हैं या खाना पसंद करती हैं? रोल और वेजिटेबल रोल मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मैं वो बनाती हूँ। और समोसे वगैरह, इसके अलावा मुझे पोटैटो बॉल्स बनानी आती हैं, मैं वो बहुत अच्छी बना लेती हूँ। आखिर उस पर कितनी देर लगती है आपको? कितनी देर पहले काम शुरू कर देती हैं? असर की नमाज से पहले स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये एक नई चीज़ आ गई है कि अफ्तार के अंदर हम बारबेक्यू कर लें, तो आखिर ये कितना इफ़ेक्टिव होता है कि अफ्तार के अंदर हम तिक्का बोटी खाएं, कबाब खाएं? ये ज़्यादा हैवी नहीं हो जाते कि इसके साथ हम डिफरेंट सॉसेज जो हैं वो खा रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि जो गोश्त है ना, ये सब मीट खाने की वजह से आपके ये मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बाकी चीज़ें, समोसे, रोल, फ्राइड चीज़ें खाकर तो वो पेट भर लेते हैं और इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाते। डाइट के हवाले से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पोर्शन कंट्रोल में या आपकी बैलेंस डाइट में डेली गोश्त का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये खाते हैं, उसके साथ सॉसेज होती हैं, बल्कि वो अच्छी होती हैं, मिंट की होती है या इमली की होती है, तो वो दोनों बहुत अच्छी हैं। और फिर इसमें कोई फ़ैट्स और इस तरह की चीज़ नहीं होती। बारबेक्यू है ये पूरा, तो ये बहुत अच्छा है। बल्कि इसमें फ़ैट्स जितने भी हैं वो सारे बल्कि निकल जाते हैं। ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। तो अफ्तार में हम और कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? आपने अभी इमली आलू बुखारे की बात की है, तो इमली आलू बुखारे को एज हम मशरूब भी ले सकते हैं, उसका पानी भी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन उसको कोशिश करें कि वो ज़्यादा खट्टा ना हो और ज़्यादा ठंडा नहीं। एक तो अभी आजकल कोविड की वजह से भी, उससे भी आप लोगों को बचना है, अपना भी ख्याल रखना है। अगर आप डाइट सही नहीं लेंगे तो आप लोग बीमारियों का शिकार होंगे। आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वो आपका इतना वीक हो जाएगा कि बीमारियां आप पे, बैक्टीरियाज, वायरसेस आप पे बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे। उसके हवाले से भी बचना है। इमली आलू बुखारे का शरबत पिएं, ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है, वैसे भी बहुत अच्छा है, ठंडा होता है, इसकी तसीर ठंडी होती है, तो ये बहुत अच्छा है, पीना चाहिए ये। हमने जहाँ पे बारबेक्यू की बात की है, तो इसके साथ ही एक नया टच आना स्टार्ट हो गया है मार्केट के अंदर, ग्रिल्ड चीज़ों का। तो इन दोनों में कितना फ़र्क होता है कि ग्रिल्ड होनी चाहिए, बारबेक्यू होनी चाहिए, कबाब होने चाहिए, या कैसी चीज़ें होनी चाहिए? ग्रिल्ड भी अच्छा है, स्टेक्स वगैरह होते हैं वो ग्रिल्ड होते हैं, आप वो खाएं, वो बहुत अच्छे हैं। बारबेक्यू भी अच्छा है। बारबेक्यू का ये होता है कि वो कोयले पे पकता है, हल्की आंच पे पकता है, और उसमें से फ़ैट जितने भी होते हैं वो सारे बह के कोयलों पे गिर जाते हैं एक्सेसिव, ठीक है। एक हद तक रहते हैं और उतनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। जो ग्रिल्ड चीज़ें हैं उनका कॉन्सेप्ट है ज़्यादा हैवी सॉसेस के साथ, जैसे मायो हो गई, मस्टर्ड सॉस हो गई, या कोई क्रीम सॉसेस हो गई, उनके साथ वो अगेन अगर आप वो चीज़ें लेते हैं तो वो फिर इतना सॉसी आपको उसके साथ खाना पड़ता है कि बहुत हैवी हो जाता है।
जो बारबेक्यू है इसके साथ आप सॉसेस डिफरेंट और लेते हैं, वो एक थोड़ी अमाउंट में लेनी पड़ती हैं, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। ग्रिल चलेगा, स्टेक्स चलेंगे, लेकिन कभी कभार। कभी कभार। बॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बॉयज़ से बात करते हैं। बॉयज़ ये बताएं कि जब अफ्तारी का टाइम होता है तो घर वालों के साथ काम करवाते हैं या सुकून से बस नमाज़ पढ़ के लेट जाते हैं कि अम्मा लगी तो हुई है किचन में, कोई टेंशन नहीं? नहीं सर, अम्मा के साथ तो काम करवाना पड़ता है। अच्छा, क्या काम करवाते हो आप? जो हमारा मसलन जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम कर सकते हैं वो तो हम करके देंगे। नहीं मतलब कैसे, क्या लहसुन छील के देते हो, उनको सीखों में कबाब लगा के देते हो, क्या करके देते हो? घर में तो ज़्यादातर सीख कबाब तो नहीं चलते, बाहर से भी ऑर्डर किया जाता है। और घर में जो अक्सर जो चीज़ें मशरूबात वगैरह जो चीज़ें बनती हैं उनमें उनका हाथ बर्फ़ वगैरह कूट के देते हो? जी जी। ये बड़ा अच्छा काम, ये मैं काम भी बहुत करता हूँ यार। आप भाईजान आप बताइएगा, आप क्या करते हैं घर में? जस्ट इफ्तारी करते हैं या इफ्तारी बनवाते भी हैं? अफ्तारी बनवाते भी हैं, बर्तन वगैरह भी रखते हैं, काम शाम भी करवाते हैं, धुलवाते भी हैं। तो उन्होंने किचन संभाला होता है और आपने टेबल संभाला होता है कि चीज़ें लगानी, अरेंज करनी, सारा काम करना। शाम भी करते हैं। नहीं, आप अम्मा के साथ करवाते हैं, वाइफ के साथ करवाते हैं? अम्मा के साथ। अम्मा के साथ करवाते हैं। पहले कटिंग अम्मा करती थी, वो अपने एक रवायती स्टाइल में करती होंगी। अब आपने यहाँ पर एक प्रोफेशनल कटिंग सीखी है, तो जब आप उनको एक नई खूबसूरत सी मिर्चें काट के देते हैं, धनिया काट के देते हैं, गाजरें काट के देते हैं, खुश होती हैं? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करती हैं और बेसिकली कहती हैं कि ना क्या आपका जो पढ़ चुके हो ना वो चीज़ का काम आ रही है अब। वो ये कहती है मुंडा मेरा बड़ा चंगा है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। ऐसा होता है जी। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई आप बताइएगा, आप घर में क्या काम करवाते हैं किचन के अंदर? मैं अपनी मिसेज़ के साथ कुकिंग भी करवाता हूँ। तो मेरा भरा बहुत चंगा है। क्या क्या काम करवाते हैं? कोई भी काम हो, मीन्स के मैं इसके बाद एक रेस्टोरेंट पे जॉब करता हूँ। अच्छा, रेस्टोरेंट में जॉब भी करते हैं आप? वहाँ सुपरवाइज़र हो, तो जिस दिन यानी कि छुट्टी होती है या टाइम होता है मैं अपनी सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप? बिरयानी बनाते होते हैं तो, और इसके अलावा हम कौरमा पसंद करते हैं ज़्यादा, और ये सैलड वगैरह जो है ये हम ज़्यादा पसंद करते हैं। सैलड वगैरह पसंद, रशियन सैलड पसंद किया जाता है। तमाम लोगों की अपनी अपनी पसंद है, एक वैरायटी है। जितने लोग हैं हर एक की पसंद डिफरेंट है। उन तमाम की ख्वाहिशों के ऊपर पूरा उतरा जाना एक बहुत बड़ा मार्का है जो कि किचन में खड़े हुए लोग सर अंजाम देते हैं, हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक तमाम तर चीज़ें बनाते हैं, हमारी सेहत को भी मद्देनज़र रखते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी चीज़ कैसी बनाई जाए कि वो लाजवाब भी हो और आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। तमाम चीज़ों के हवाले से हमने बात की है। मीठा हमारा रह गया है कि आखिर ये तमाम खा लें तो मीठे में क्या खाएंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको एक मज़ेदार सा मीठा खिलाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सहरी की बात की, अफ्तारी की बात की, दोनों में बड़े मज़े के पकवान हमने देखे हैं। आखिर हम अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को फोकस करते हुए हमने ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाई भी हैं और बताई भी हैं। लेकिन जब हम अफ्तारी की बात कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अफ्तार के अंदर एक बड़ा ख़ास एहतमाम होता है और उस एहतमाम का एक हिस्सा होता है मीठे का। उस मीठे में क्या बनाया जाए, उस मीठे के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि हमने कितनी ऑयली चीज़ें खाई होती हैं और ख़ास तौर पर दिल कर रहा होता है कि हम और खाएं, लेकिन पानी है वो आपको बता रहा होता है कि आप मज़ीद कुछ नहीं खा सकते, आपके पेट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आखिर मीठा क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट शेफ़ मौजूद हैं, उज़्मा आज़म साहिबा। तो इस वाले से हम उनसे बात करते हैं। तो मैडम उज़्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम हमारे साथ आइएगा, बताइएगा कि आज आप अफ्तार में क्या कुछ बनाना चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, तो इसके हवाले से पहले हमें बताएं। सबसे पहले ये कि इफ्तारी में ड्रिंक्स, आजकल गर्मी है, ज़ाहिर है ड्रिंक्स होनी चाहिए, एक हेल्दी ड्रिंक, कोई शेक होना चाहिए। और बाकी ज़ाहिर है पकौड़े हर घर की रौनक होते हैं रमज़ान में। उसके बाद चना चाट, दही बड़े, फ्रूट चाट, ये सब चीज़ें तो हमने खा ली। उसके बाद जब हमारा मीठा खाने को दिल करता है तो उस मीठे के हवाले से बताइएगा कि हम मीठे में अगर कुछ हल्का फुल्का सा खाना चाहते हैं, वो सुन्नत भी कह लें कि वो सुन्नत के तौर पे हम थोड़ा सा खाना चाहते हैं, तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे वो तमाम तो चीज़ें गड़बड़ भी ना हो और मीठे की अफादियत भी बरकरार है। बिल्कुल। इसमें लाइट मीठे शाही टुकड़े और इसके अलावा खीर है, डिलाइट्स हैं, डिफरेंट सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट हैं वो वाले डिलाइट हैं, ओरियो डिलाइट है, मैंगो, बनाना, मतलब इस तरह के लाइट मीठे जो आपको खाने के बाद हैवी भी ना हो। और ज़ाहिर पानी भी पीते हैं रोज़ा खोल के, तो लाइट मीठे होने चाहिए। लाइट मीठे मतलब कम मीठा उसके अंदर हो, ज़्यादा सारा मीठा नहीं चाहिए होता उसके अंदर। तो उसमें कम मीठे के अंदर आपने हमें बताया है शाही टुकड़े का। तो ये शाही टुकड़ा बनता कैसे, इसकी रेसिपी क्या है?
शाही टुकड़ा सबसे पहले तो इस ब्रेड से बनता है। ब्रेड को कट करके किनारे और उसकी शेप दे के उसको डीप फ्राई करते हैं घी में डीप फ्राई करने के बाद उसको। इसकी क्या वजह है, इसको हम ऑयल में क्यों नहीं करते, घी में ही क्यों करना है? कोई भी देसी मीठे जितने भी हलवे हैं या इस तरह के जो खाने हैं मीठों में घी इस्तेमाल होता है, ऑयल की स्मेल आती है, तो वो घी में ही फ्राई किए जाते हैं और फिर घी उसको पूरी तरह निकाला भी जाता है। मतलब ये नहीं कि आपने उसको फ्राई किया और घी उसके अंदर रह गया, वो खाने में फिर भारी बाद में आपको हैवी हो जाएंगे। तो उसका घी निकाल के, उसके घी निकालने के बाद आप उसको डिप करेंगे दूध में, मीठे दूध में डिप करने के बाद आपने जहाँ भी उसे अरेंज करना है, जिसमें सर्व करना है, उसके ऊपर रबड़ी डालेंगे और उसके ऊपर से बादाम पिस्ते डाल के गार्निश करके वर्क लगा के फिर सर्व करेंगे। वो किसी किस्म का कोई हैवीपन नहीं करेगा, कोई आपको मुतासर नहीं करेगा? नहीं। तो इसके अलावा आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप हमें रिकमेंड करती हैं? आपने एक तो फ्रूट डिलाइट हैं, आपने वो हमें रिकमेंड किए हैं, शाही टुकड़ा आपने हमें रिकमेंड कर दिया है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्या कस्टर्ड हम खा सकते हैं या एक आदि और चीज़ ऐसी हमें बता दें आप? कस्टर्ड है, और ये कस्टर्ड भी वो वाला जैसे हम कहते हैं ट्राइफल, उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। ज़ाहिर है रोज़े के बाद हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फ्रूट्स के साथ तो ट्राइफल ज़्यादा बेस्ट है। एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं शेक्स की, कि आखिर शेक्स हमारे को इतने थिक होने चाहिए या उनके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वही एनर्जी पूरी कर दें। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? जी ज़रूर, शेक्स भी स्मूदीज़ भी ये एनर्जी ड्रिंक है और आपको पीने चाहिए। मतलब बेस्ट रोज़े के बाद। रोज़े से पहले तो कर ही नहीं सकते ना, रोज़े के बाद ही होगा। नहीं, मतलब है थोड़ा लाइट लेने के बाद, नमाज वगैरह के बाद। अच्छा, मतलब कि आप जब अफ्तार कर लें, इफ्तारी के फौरी बाद नहीं, थोड़ा टाइम गुजार के, थोड़ा टाइम में। अच्छा, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो केक के हवाले से हैं, पेस्ट्री वगैरह के हवाले से हैं, तो कि हम अफ्तार में पेस्ट्रीज, केक, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रख सकते हैं। क्रीम केक नहीं रख सकते आप, लेकिन ड्राई केक आप लोग सहरी में भी ले सकते हैं और अफ्तार में भी ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनको ड्राई केक बनाने के हवाले से या क्रीमी केक, जो भी केक उन्होंने बनाना होता है, उसके लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो एक थोड़ी सी टाइमिंग भी उनके पास कम होती है। तो घर में कम टाइम के अंदर अगर उन्हें केक बनाना हो तो कैसे हो सकता है? अफ्तार के अंदर तो वैसे ही बड़े काम होते हैं, बड़े लवाजमात होते हैं। 30 मिनट्स में केक रेडी हो जाता है, ड्राई केक 30 मिनट्स में। ये तो आपकी एक्सपर्टीज़ है ना, शायद आप इसलिए कह रही हो। जो ख़वातीन वो सारा दिन उन्होंने घर के बच्चे भी संभालने हैं, काम भी करना है, उसके बाद उन्होंने केक भी अगर बनाने का टास्क मिल गया तो उन्होंने कहना कि ये हमें किसी नए अज़ाब में डाल दिया, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? बनाएं ना बनाएं? बनाना चाहिए, बनाने से ही आता है और फिर एक्सपर्ट होता है इंसान, बनाना चाहिए। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगी कि जो नए नए बनाने जा रही हैं, केक बनाने जा रही हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें बनाने जा रही हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? सबसे पहले वो क्या करें? प्रॉपर सीखें, यूट्यूब से देखें या किसी से कोई पूछ लें या बस शुरू कर दें एकदम? नहीं, पहले ज़ाहिर है जो परफेक्ट बनाने वाला है उससे पूछ लें, थोड़ी सी गाइडलाइन ले लें, गाइडलाइन के बाद आ जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सर हम इसको जो हम लोगों ने शाही टुकड़े फ्राई किए हैं, उनको गोल्डन किया है, उसको हम लोग मीठे दूध में डिप करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको रबड़ी में डिप करेंगे और उसके बाद प्लेट में हम लोग इसको सर्व करके इसके ऊपर दोबारा से रबड़ी डालकर इसके ऊपर पिस्ता बादाम लगाकर और हम लोग दे देंगे। तो पिस्ते बादाम के अंदर गार्निशिंग वगैरह के अंदर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं? सर वो तो जो चीज़ भी आप लाइक करते हैं वो तो आप ऐड कर क्यों ना हम थोड़ी सी करके देखें इसके अंदर? ठीक है सर, मैं अभी आप हम साथ करते हैं ये वाला काम और हमारे साथ हो जाएगा। और ये देखें, इस टाइम ब्राउन हुए शाही टुकड़े हमारे पास आ चुके हैं। ये वो कंडीशन थी जब इन्होंने इसको अलग किया था, तो इस कंडीशन में ये काटे गए थे, बाद में इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। और ये देखें, इस टाइम ब्राउन हो चुके हैं ये, और घी के अंदर गहरे डीप फ्राई किए गए हैं। ये इस टाइम बड़े खस्ता हैं ये, और खस्ता से करके इस टाइम रखे गए हैं। रबड़ी तैयार कर ली गई है और अब ये अपने तैयारी के आखिरी मराहल के अंदर हैं। तो हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे अच्छा ये बताएं, ये आप साथ साथ ये आप कर रही हैं? जी जी सर। पहले तो इनको थोड़ा सा घी में जी क्रिस्पी करने के बाद अब आपने इसको पानी उसमें दूध में दोबारा भिगो दिया? मीठा दूध है ये, मीठे जी मीठे दूध में मैं इसको डिप कर रही हूँ और फिर इसको निकाल रही हूँ। ये तो दोबारा फिर नरम हो गया, फ़ायदा क्या हुआ? सर नरम ही होते हैं शाही टुकड़े। तो फिर ये क्रिस्पी क्यों किए थे फिर आपने? सर ब्रेड को हमने फ्राई भी तो करना था ना, ब्रेड को अगर मैं इस दूध में डालती तो ब्रेड टूट जाती। अच्छा, मतलब आपने उसको सेव करने के लिए, एक अच्छी शेप देने के लिए? जी सर, बिल्कुल।
तो इसकी शेप अच्छी सिर्फ इसी तरीके से आती है या कोई और तरीका भी हो सकता है इसको अच्छी शेप देने के लिए? सर मोस्टली तो शाही टुकड़ों की यही शेप होती है, लेकिन अगर आपको कोई और शेप किसी को पसंद है तो वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं इसको शेप। इसको और क्या मिलते होते हैं इसके? कटर स्पेशल जी होते हैं इसके? जी सर, वो स्टार भी बन जाता है और फिश भी बन बिल्कुल जाती है, सर, डिफरेंट चीज़ें। जी। तो अब इसमें मज़ीद कितनी अच्छी टोटल अगर हम कहें कि अगर हमने ये तैयार करना है, ये शाही टुकड़े घर में तैयार करने हैं, तो कितनी देर की ये डिश है ये तैयार हो जाएगी? सर ये 20 मिनट में तैयार हो जाती है। आप तो सारी चीज़ें 30 मिनट 20 मिनट में ऐसे कहती हैं जैसे चुटकी बजाओ काम हो जाएगा। बाकी ऐसा बिल्कुल, जब कोई काम हम स्टार्ट करते हैं तो जाहिर बात है हमारा फोकस उसी पे होता है, तो कम टाइम में हो जाता है। अगर एक खातून उसने सारे काम करने हैं, उसने मेहमानों के आने पे घर का खाना भी बनाना है, जी जी, उसने बाकी एक आधा कुछ और भी काम करना है और साथ में उसे मीठा भी बनाना है, तो उसको आप क्या कहेंगी कि बाज़ार से मंगवा लो रबड़ी वगैरह, या बस? नहीं, उसको भी मैं यही कहूँगी कि वो घर पे ही तैयार करे। घर में तैयार करने वाली चीज़ सबसे बेस्ट होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सर जो बाज़ार से चीज़ मिलती है हमें कंफर्म नहीं होता कि वो साफ़ है या नहीं है। घर का हमें पता होता है कि जो है ना ये हम लोगों ने खुद से बनाया और कितना अच्छा बनाया, और ये हमारे बच्चों के लिए या जो आने वाले गेस्ट हैं उनके लिए कितना अच्छा है। गेस्ट हमारे बड़े ख़ास होते हैं, गेस्ट के लिए कोई और ख़ास ट्रीट या कोई कमेंट करना चाहेंगे आप एंडिंग पॉइंट के तौर पे कि घर का ज़्यादा बेस्ट होता है या बाहर का ज़्यादा बेस्ट? घर का। घर में हम हाइजीनिक का भी ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर है जो गेस्ट आ रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं, हमारे पास आते हैं और स्पेशली हमारे से मिलने आ रहे होते हैं, तो हमें भी उन्हें स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, तो उनके लिए खुद बनाना चाहिए। मेहमानों को ख़ास ट्रीट करना चाहिए और उनकी अगर अफ्तारी का मामला हो तो उसको और भी स्पेशल लेना चाहिए। तो उन तमाम तर चीज़ों के लिए ये सारी मेहनत हो रही है इस टाइम, और ये आखिरी मरहले पे पहुंच चुके हैं। हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि आखिर इनका टेस्ट जो है वो कैसा रहा। लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक से पहले आपको याद दिलाऊँ कि मेहमानों के लिए या अफ्तार के अंदर जो भी चीज़ आपने बनानी है वो अपने हाथ से बनानी है, ना कि आपने बाज़ार से ऑर्डर करनी है, क्योंकि घर की बनाई हुई चीज़ें ही हेल्दी होती हैं और उनमें तमाम तर जो सफाई के असूल हैं उनको भी मद्देनज़र रखा गया हुआ होता है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर्स इन तमाम तर चीज़ें खाने के बाद आपकी सेहत के बारे में क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने तमाम तर चीज़ों के बारे में आज देख भी लिया है, बनती कैसे हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर हमें किस चीज़ को किस तरह से लेके चलना है ताकि हमारी सेहत भी बरकरार रहे और हम भी बेहतर अंदाज में साथ साथ चलते रह जाएं, और एक जो ज़ुबान का जायका है वो भी बरकरार रहे, सेहत भी बरकरार रहे और हमारा जो स्टमक है वो भी डिस्टर्ब ना रहे। लेकिन तमाम तर एहतियातों के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदअहतियाती करते हैं, चाहे वो अपने घर करें, चाहे किसी के अफ्तार में जाके करें, चाहे जहाँ भी हो, तो वो हस्पताल का रुख करते हैं। तो इस वक्त डायरेक्टर एमरजेंसी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और उनको क्या बीमारी होती है, क्या वजह होती है कि एमरजेंसी के अंदर आते हैं वो लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नॉर्मली हमारे पास तो 2-2.5 हज़ार पेशेंट एमरजेंसी में लाए जाते हैं, मगर रमज़ान में स्पेसिफ़िकली ये होता है कि हमारे पास ऐसे मरीज़ लाए जाते हैं जिनमें ज़्यादा अलामात होती हैं गैस्ट्रो की और डिसेंट्री की। तो हमारे पास जो पेशेंट लाए जाते हैं उनको एक तो मेन वजह ये होती है कि पानी की कमी बहुत होती है। तो लोगों को बेसिकली ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि फ्लूइड इंटेक अपना बेहतर करें, 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर लें, और ये जो रेड कलर की मशरूबात वगैरह जो है ना उससे अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, क्योंकि ये लोगों को और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती हैं। और स्पेसिफिकली ये है कि तली हुई घी वाली चीज़ें जो है ना उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारे पास मरीज़ प्रेजेंट करते हैं वो तेज़ाबियत के साथ प्रेजेंट करते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको गुर्दों के अलामात हैं, जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है, तली हुई घी वाली चीज़ें और जो स्पाइसी चीज़ें बाहर बन रही हैं उनको अवॉइड करें। घर के अंदर बने हुए जो पकवान हैं वो इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि दूध और दही ज़्यादा इस्तेमाल करें। सर, एक लोगों की तरफ से एक शिकायत आती है कि ये सारा दिन वो भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो शाम को उनका दिल करता है कुछ क्रंची सा खाया जाए, क्रिस्पी सा हो, हल्का फुल्का। तो वो क्रिस्पी और क्रंची के चक्करों में ऑयल के अंदर हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो वो फूड, सब्ज़ी, ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं खाई जाती जितनी आसानी से ये हम पकोड़े समोसे वगैरह खा जाते हैं। तो इस तरीके को हम अगर देखें तो किस तरह मैनेज किया जा सकता है, कितने के समोसे पकोड़े हलाल होंगे हमारे लिए खाना? ये बिल्कुल इस तरह से है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हम 16 या 14 आवर्स तक फास्टिंग करते हैं,
तो उसमें यह है कि जो स्टमक 14 या 16 घंटे के लिए इसको यूज़ नहीं होता, उसमें एसिड सिक्रीट होता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही हम तली हुई घी वाली चीज़ खाते हैं तो हम तेज़ाबियत महसूस करते हैं। तो कोशिश करें कि इंक्रीमेंट्स में खाएं, कि 2-2, 3-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएं, और कोशिश करें दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट ज़्यादा खाएं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये है कि 2-3 पकौड़े तो आप खा ही सकते हैं, मगर यह कि कोशिश करें कि जैसे ही अफ्तारी के बाद फ़ौरन आप 10-12 समोसे और पकौड़े ना खा लें, आप इंक्रीमेंट्स में खाएं, थोड़ी मिकदार में खाएं, और अगर थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के बाद खाएं, और जब भी खाएं तो दूध और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आपकी तेज़ाबियत भी कम हो जाएगी और आप गैस्ट्रो के अलामात से भी बच सकते हैं। सर, एक ख़ास तौर पे बड़ी चीज़ सामने आती है कि रमज़ान मुबारक हमारा वो महीना जो बड़ा ही बाबरकत महीना है, और तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि रोज़े मैक्सिमम रखे जाएं। तो इसमें वो लोग बड़े मुतासिर होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, या वो तमाम लोग जो कि दिन में 3 दफ़ा मेडिसिन खाते हैं। तो वो लोग अपने रोज़े कैसे रखें? उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको किन चीज़ों को बेहतर करते हुए अपने रोज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं? जी बिल्कुल इस तरह से है, जो जैसे स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, और स्पेसिफिकली जो इस वक्त कोरोना का सीज़न आया हुआ है हमारे पास, डेली 20 से 25 मरीज़ हमारे पास सिर्फ BVH में लाए जा रहे हैं जो कोरोना की अलामात के साथ हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है, उनको तो इस सीज़न में रोज़े जो है वो नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप 16-16, 18-18 घंटे की फास्टिंग करेंगे, आप पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ऊपर से वायरस इतनी तेज़ी से हिट कर रहा है, तो ऐसे मरीज़ जो शुगर ब्लड प्रेशर के साथ हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जिनको दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा अपनी दवाइयाँ लेनी है, तो उनको रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए। देखें, अल्लाह ताला, बीमारी भी तो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसका परहेज़ और इलाज भी अल्लाह ताला की तरफ से, तो कोशिश करें कि इस रमज़ान में रोज़े ना रखें। इस रमज़ान में रोज़े ना रखें। तो इस रमज़ान के अंदर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? हमें वॉक कितनी करनी चाहिए? अगर हम फूड आइटम्स की बात करते हैं तो उसमें अगर फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए? क्योंकि एक आम आदमी है वो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकता, तो इसमें कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर वाटर लेवल ज़्यादा है कि और सस्ता भी मिले? हमें थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। ये बिल्कुल, जैसे इस तरह का सीज़न चल रहा है कि हमारे पास इस वक्त खरबूजे और तरबूज बहुत ज़्यादा हैं, और ये दोनों ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो आप खरबूजे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साथ जितने भी तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूइड इंटेक अपना बेहतर करें और कोशिश करें कि 40 से 45 मिनट वॉक अपनी लाजमी रखें, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपकी तेज़ाबियत भी कम हो सकती है और आपकी फीलिंग भी हो जाएगी। कोशिश करें कि घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। ये जो सड़कों के ऊपर जो मशरूबात मिल रहे हैं, जो तली हुई घी वाली चीज़ें मिल रही हैं, उसको अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम मिकदार में। तो आपने बार बार जिक्र किया है कि जो सड़कों के ऊपर या जो बाहर की तली हुई अशिया हैं वो ना लें, लेकिन घर के अंदर भी हम कोई कसर कम नहीं करते। बड़े ही थिक किस्म के हम शेक्स पी रहे होते हैं, बड़े ही खोया खजूर किस्म के हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे होते हैं और सूदीस बना रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो उसका कोई ममानत नहीं है, वो हम घर में बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल घर में बना सकते हैं। बार बार जो तली हुई घी वाली चीज़ों का मैं अवॉइड करने का कह रहा हूँ, क्योंकि असल में घर में जो आप बनाते हैं तो आपको पता होता है कि ऑयल आपका साफ़ सुथरा है, आप एक दफ़ा यूज़ करके उसको ज़ाय कर देंगे। बाहर जो पकवान बनने होते हैं वो रीयूज्ड ऑयल होता है बेसिकली। अगर उसने शाम में ऑयल डाला तो अगले दिन भी वही ऑयल यूज़ करेगा, तो वो जो रीकुक्ड होते हैं उन्हीं के साथ ही गैस्ट्रो हो सकता है, टाइफाइड के अलामात हो सकती हैं। तो घर में आप जो चीज़ें बना सकते हैं वो आपके सामने हैं, साफ़ सुथरी हैं और उसकी क्वांटिटी भी आपको पता है, तो घर की चीज़ें बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें। एक तो रमज़ान में आपने गैस्ट्रो और टाइफाइड की बात की है, तो इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से केसेस ऐसे आते हैं और वो लोग कैसे बच सकते हैं हस्पताल आने से? रीनल कॉलिक के मरीज़ हमारे पास बहुत आते हैं, ऐसे मरीज़ जो रीनल स्टोन्स के साथ हैं, इनको गुर्दे के दर्द हैं, क्योंकि आप जो 16-18 घंटे के लिए पानी की मिकदार कम होती है या पानी नहीं पीते आप, तो डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा, और ऐसे मरीज़ों में एक्सेसबेट हो जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको स्टोन्स हैं, जिनको गुर्दे के मसाइल हैं, उनको पानी की मिकदार आपको हर 3-4 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास चाहिए होती हैं। तो ये हमारे पास रीनल स्टोन्स के मरीज़ जो होते हैं वो एग्रीवेट होकर बहुत ज़्यादा आते हैं, गुर्दों की अलामात के साथ आते हैं। गैस्ट्रो और डिसेंट्री तो ऑलरेडी आती है, और ज़्यादा मरीज़ एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, ऐसे मरीज़ जिनको पित्ते की पथरी हैं, उनको स्टोन ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो ऐसे मरीज़ हमारे पास उनकी मिकदार बढ़ जाती। उन लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर रमज़ान का वो रोज़ा रख रहे हैं तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद पानी यकमुश्त पी लें, वो जो अफारे का जो सबब बनता है वो वाला कर लें, या बस आराम आराम से घूंट पानी? बेसिकली यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें इंक्रीमेंट्स में लेना चाहिए। रोज़े के बाद आप 1 से 2 गिलास पी सकते हैं, उसके 2 घंटे बाद पी सकते हैं, फिर उसके 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। कोशिश करें अपनी डाइट में 6 से 8 गिलास पानी के लाजमी ऐड करें, फ्रूट ऐड करें, अपनी खुराक जो है ना मुतदिल रखें उसको। तली हुई घी वाली चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, मगर यह है कि इस्तेमाल तो कर सकते हैं, और घर की बनी हुई खुराक लें ज़्यादा।
घर की बनी हुई खुराक लेंगे। तमाम तर चीज़ें, तमाम तर बातें हमने आज की हैं और एक सिर हासिल गुफ्तगू की है हमने उन तमाम माहिरीन के साथ भी जिन्होंने ये तमाम तर चीज़ें हमें बनाकर दिखाई भी, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहिबान के साथ भी जिन्होंने बताया कि आखिर कौन सी चीज़ खाने से क्या नुकसान हो सकता है और कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, हमें सिर्फ पहले रोज़े वाले दिन नहीं बल्कि थ्रू आउट रमज़ान इन तमाम तर चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना है। और ख़ास तौर पर वो तमाम पेशेंट जो कि शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं या उनको ब्लड प्रेशर का कोई इशू है या किडनीज़ के हवाले से या कार्डिक के हवाले से उनको किसी किस्म का कोई इशू है, वो अपने सिचुएशन को बरकरार रखते हुए, अपनी सूरत हाल को बरकरार रखते हुए अपने फिजिशियन के साथ डिस्कशन के बाद आसानी से रोज़े रख सकते हैं। अगर उनकी तबीयत इस हवाले से उनको सपोर्ट नहीं करती तो वो रोज़ा छोड़ भी सकते हैं। और ख़ास तौर पर कोरोना है और इस कोरोना की वबा के दिनों में रमज़ान अपना बेहतर गुजारें, दूर रहें, समाजी फासला बरकरार रखें, घर में रहें, महफूज रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान तैयब सैफ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ।